Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Let us have a look over today's important current affairs. Before starting, let me tell you for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. And also these questions are a part of your daily 20 MCQ series that you can get on GK Today's Android application app. More than 500 plus questions are available every month. Category wise questions are also there, so you can refer to the app as well. Let us start with the very first question. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन एक डे के बारे में है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा. जस्ट गिव मी जस्ट अ सेकेंड. यस, सो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं. When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists observed? तो ये जो दिन है, व्हेन इज दिस इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, ये होता है 2 नवंबर को. तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. यहाँ पर जो डे है जो ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्व करती है 2 नवंबर एज दिस इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट. ये होता आ रहा है सिंस 2013 से, राइट. बेसिकली ये जो डेट है ये इस तरीके से चूज हुई सो एज टू कमेमोरेट द असैसिनेशन दो जर्नलिस्ट की माली में 2 नवंबर को 2013 में. तब से बेसिकली यहाँ पर बात सिंपल सी है, यहाँ पर अवेयरनेस रेज करनी है अबाउट द थ्रेट्स जो कि जर्नलिस्ट को होते हैं, जो दे आर द विक्टिम्स ऑफ थ्रेट्स, राइट. तो वो जो उसकी इम्पोर्टेंस, बेसिकली जो अवेयरनेस रेज करना अबाउट द इम्पोर्टेंस टू जो भी अटैक्स होते हैं, जो थ्रेट होते हैं, उन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन. तो ये सब इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसको इस पे अवेयरनेस रेज करते हुए ये दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ताकि आप इस पे अटेंशन ड्रॉ कर सको जहां पर कल्प्रिट्स दे आर गोइंग अनपनिश्ड, राइट, टू द क्राइम्स दे आर बेसिकली परफॉर्मिंग अगेंस्ट द जर्नलिस्ट. तो उसको ख़त्म करना है, जो अटैक मीडिया प्रोफेशनल्स पे होता है उसको ख़त्म करना है, उस पर अवेयरनेस रेज करनी है. इसीलिए हर साल 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी कुछ यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा, तो इसको इन डेप्थ कवर करेंगे. पहला क्वेश्चन देख लो पहले. एज पर द एजुकेशन मिनिस्ट्री के हिसाब से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, हाउ मेनी स्टेट्स अटेन्ड लेवल 2 ग्रेडिंग इन 2020-2021? इस इंडेक्स के हिसाब से कितनी स्टेट्स हैं जिन्होंने अटेन किया है लेवल 2 ग्रेडिंग. ये लेवल 2 ग्रेडिंग क्या है अभी बताऊंगी, पहले आंसर देख लेते हैं. वो है 7 स्टेट्स. ये 7 स्टेट्स कौन सी हैं वो भी कवर करेंगे, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी. देखो, तो पहला तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स कौन लाता है, पहले तो यही जानना पड़ेगा. ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर. तो बेसिकली यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया में उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करा जाता है इस इंडेक्स के अंदर, और कहाँ कहाँ पर स्टेट्स को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी बताया जाएगा. इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बेसिकली अंदर ये रिपोर्ट कहती है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जिसमें 15 लाख स्कूल्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 95 लाख टीचर्स हैं और अबाउट 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर फ्रॉम द वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. अब इस इंडेक्स को कैसे लाया जाता है, जब हम बात करते हैं पैरामीटर्स होते हैं कुछ, इंडेक्स बेसिकली कुछ तो होगा जिसके आप चक्कर में इस इंडेक्स को ला रहे हो, क्या पैरामीटर्स हैं वो. ये जो इंडेक्स है ना, इसके अंदर 1000 पॉइंट होते हैं जो कि दिए जाते हैं अक्रॉस 70 इंडिकेटर्स. 70 नहीं पूरे याद करने आपको. तो यहाँ पर उनको ग्रुप किया गया है 2 कैटेगरीज में, एक हो गया आउटकम और दूसरा हो गया गवर्नेंस मैनेजमेंट. फिर इन कैटेगरीज को फर्दर सब डिवाइड कर दिया और हो गई 5 कैटेगरी. 5 कौन कौन सी हुई? लर्निंग आउटकम पहली, एक्सेस दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी तीसरी, इक्विटी इज फोर्थ एंड द फिफ्थ वन इज गवर्नेंस प्रोसेस. तो ये हो गई
5 कैटेगरी। अब इन 5 कैटेगरी के बाद बात आती है जो लेवल्स की। देखो ऐसा है ना कि लेवल 1 जो है, अगर कोई स्टेट स्कोर कर ले 950 से 1000 के बीच में, तो वो लेवल 1 के अंदर आती है। और लेवल 1 में इस बार कोई भी स्टेट इज नॉट एबल टू अटेन द लेवल 1। लेवल 2 के अंदर फिर वो आती है स्टेट्स जिनका स्कोर रहता है 901 से 950 के बीच में, ठीक है। ऐसे करके लेवल्स होते हैं। तो टोटल 10 ग्रेड्स होते हैं एंड द हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड होता है लेवल 1। जो 7 स्टेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है लेवल 2 में। वो लेवल 2 में कौन कौन सी हैं? केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पूछा जा सकता है, कोई भी स्टेट का नाम उठा के दे दिया जाएगा आपको और बताना पड़ेगा, तो इसलिए याद में रख लो ये सारी स्टेट्स कुछ, ठीक है। चलिए अब आई थिंक कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे उसको। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो कि एसोसिएटेड है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के साथ? बताओ कौन सी वो मिनिस्ट्री है जो कि एसोसिएटेड है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के साथ? वो मिनिस्ट्री है केमिकल्स एंड वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एसोसिएटेड है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के साथ। तो ये क्या है एनबीएस? पहले सिंपल सी बात बताती हूँ। 4 तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। तो जो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे NPKS, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 हो गए। अब यहाँ पर इस स्कीम के अंदर द फर्टिलाइजर्स जो हैं उन फर्टिलाइजर्स को दे आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट द सब्सिडाइज रेट्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन पे जो सब्सिडी रेट्स हैं वो अपडेट हुए, वो अप्रूव हुए। बात क्या आती है, बात को समझना, बात क्या है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में अभी बात हाल फिलहाल क्या चल रही है, देखो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ऑयल के प्राइसेस बढ़े, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। जब आप फर्टिलाइजर बनाओगे तो आपको इन्हीं सब चीज़ों की एज अ फ्यूल यूज भी पड़ेगा। तो जब ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर का प्राइस भी बढ़ेगा। फर्टिलाइजर कौन यूज करते हैं? फार्मर्स यूज करते हैं। और जब फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ेगा तो फार्मर्स पे बर्डन बढ़ेगा, वो अफोर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि फार्मर्स अगर नहीं खरीद पाए तो फूड सिक्योरिटी पे भी इशू होगा, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा। तो सरकार ने क्या किया, सब्सिडी का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है। यहाँ पर फॉस्फेट और पोटैश जो फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेट एंड पोटैश बेस्ड सब्सिडी वो है लगभग रुपीज अभी 1.13 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है वो टोटल हो रही है टिल नाउ। ये नंबर्स याद नहीं करने हैं, लेकिन बात इतनी सी है अभी कि जो हम ये सब्सिडी दे रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो हम दे रहे हैं वो बढ़ चुकी है देन दी बजटेड अमाउंट। जो बजट में अमाउंट था 2022 में जो बजट था उस अमाउंट से ज्यादा हो चुका है वो अमाउंट जो अभी हम करंटली सब्सिडी में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा। रेट जरूरी नहीं है याद करना, बट कैबिनेट कमेटी जो है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उन्होंने अप्रूव किए ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के रेट्स फॉर पोटेशियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट एंड पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स फॉर दी 2022-2023 रबी सीजन, ठीक है। तो बात हो गई, समझ में आ गई, पर्पस समझ आ गया। बात इधर उधर जो घूम रही है वो क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट टेस्टेड द फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। बात इतनी सी है, ये AD-1 मिसाइल है, ठीक है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो है DRDO, ऑप्शन बी। अब इस मिसाइल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे टर्म्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक बोला जा रहा है इंटरसेप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। और ये जो मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो ध्यान में रख लो, फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो कहाँ से हुआ है टेस्ट? उड़ीसा से। किसने सक्सेसफुली किया है ये टेस्ट? कंडक्टेड बाय DRDO। ये कैसी मिसाइल है? एक तो ये लॉन्ग रेंज है, इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डिजाइन करी गई है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आपको दिखेंगी, एक्सो एटमॉस्फेयर, लो एक्सो एटमॉस्फेयर और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन में, ठीक है। ये क्या बात है? ठीक नहीं है कुछ भी। अब देखते हैं बात प्रॉपर क्या है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका मतलब क्या है? देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है जब आप उसको
फायर करते हो तो ये ट्रैजेक्टरी होती है उसकी। इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब अगर कोई एनिमी ने मिसाइल लॉन्च करी ऐसे, तो आप जब इस मिसाइल को यहाँ से लॉन्च करोगे वो इंटरसेप्टर मिसाइल होगी, तो वो वहीं रास्ते में ही उसको पहुंचने से पहले वहीं पर ही ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। तो वो मिसाइल उसको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगी, यहीं पर आने ही नहीं देगी, ठीक है। तो ये है इंटरसेप्टर मिसाइल। आगे बात समझ में। दूसरी बात वो जो बोल रहे हैं कि ये एक क्या है, लो एक्सो एटमॉस्फेयर एंड एंडो एटमॉस्फेयर मिसाइल। लो एक्सो एटमॉस्फेयर और एंडो एटमॉस्फेयर। तो जैसे आपका ये है, अब यहाँ आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है ये वाली रेंज के बाद, तो ये जो रीजन है ये है एंडो एटमॉस्फेयर, और ऊपर का जो रीजन है हल्का सा वो हो गया लो एक्सो, बाहर आ गए ना आप एटमॉस्फेयर से, तो वो एक्सो एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन लो एक्सो एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ये मिसाइल जो है इट कैन वर्क, एक तो एटमॉस्फेयर में एंडो और थोड़ा सा ऊपर की ओर लो एक्सो एटमॉस्फेयर में, ये बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानिए जरा। कौन सी स्टेट ने डायरेक्टेड द स्कूल्स एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टू इंश्योर 10 मिनट्स मेडिटेशन सेशन? हाँ जी, बताइए कौन सी स्टेट ने डायरेक्ट किया है स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को कि आप 10 मिनट का एक मेडिटेशन सेशन जरूर रखें? वो है कर्नाटका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी ना, तो मुझे मेरे स्कूल की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। जब मैं मेरे स्कूल डेज होते थे तो वहाँ पर शुरू से ऐसा होता था कि स्कूल मतलब जो आपका डे है उसको शुरू करने से पहले, फर्स्ट लेक्चर होने से पहले, स्कूल डेज की बात कर रही हूँ, फ्रॉम फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो वहीं से ही एक स्कूल में था कि रोज सुबह 15 to 20 मिनट्स की मेडिटेशन होती थी। वो जब आई चेंज माई स्कूल और फिर कॉलेजेस आए तो वहाँ ये सब देखने को नहीं मिला। तो आप जो बचपन से कर रहे थे वो इतनी एक अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशंस के लिए, इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेते हो, आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करके देखो, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी हेल्थ, आपके थॉट्स जो हैं वो सब कंट्रोल होंगे। तो वो एक हैबिट जो थी जो स्कूल टाइम में, वो फिर रुक गई कॉलेजेस में जब हम पहुंचे। तो वो आज जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो लगा कि मतलब बैक टू स्कूल डेज चले गए। बहुत अच्छी न्यूज़ लगी कि कर्नाटका गवर्नमेंट गेव डायरेक्शंस टू स्कूल्स कि वो 10 मिनट मेडिटेशन सेशन बच्चों के लिए होना चाहिए, ध्यान सेशन, ठीक है। ऑलरेडी ये बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में हो रहा है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई कि ये इंश्योर करो कि ये हो, इससे कंसंट्रेशन, हेल्थ, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिविटी आएगी बच्चों में। तो ये एम है इस सेशन का, ठीक है। अब आप लोग घर पे बैठ के भी 10 मिनट दे सकते हो, करके देखो, बहुत सुकून मिलता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी स्टेट है जो कि होस्ट है ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022? बताइए, which state is the host of urban mobility India conference and expo 2022? तो वो स्टेट कौन सी है? वो स्टेट है केरला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर पहले तो मिनिस्ट्री देख लो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, इन कोलैबोरेशन विद केरला की स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पर? कोची में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन टू द सिटीज कि आप अब अपने आप को बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस कैसे ला सकते हैं, कैसे अप टू डेट हो सकते हैं विद दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। सीनियर ऑफिसर्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, वो सब इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने। और यहाँ पर बात है कि आप जैसे जो आप बोलो लोकल एरियाज हैं, आप उन लोकल एरियाज पे कैसे बेटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ला सकते हो, या फिर जो मिड साइज सिटीज हैं, अब वहाँ पर फॉर एग्जांपल मेट्रो लाइट्स, एक लो कॉस्ट ऑप्शन लेकर आ सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है यहाँ तक कैसे पहुंचे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना सिटीज में, ये बेसिकली इंश्योर करना, एक हाई क्वालिटी, एक रैपिड एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और कैसे ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं, ये सब इंश्योर करना इस पर्टिकुलर इवेंट का पर्पस था। यहाँ पर इस पे बातें हुई, इस पे एम्फोसिस लाई गई कौन, हाउ यू कैन डिजाइन दी एंड इम्प्लीमेंट
दी अदर न्यू टेक्नोलॉजीज विद लो कॉस्ट ऑप्शन, जहां पर कॉस्ट भी कम हो और मिड साइज सिटीज हैं वहां पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं आप और ज्यादा अच्छी कर पाओ उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्री है दैट हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? बताइए कौन सी कंट्री है दैट हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? अगर आपको लग रहा है इंडिया, सोच रहे हो क्या ऐसा इंडिया, तो सही सोच रहे हो, इंडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहां पर 85 नेशंस में से, आउट ऑफ 85 नेशंस, इंडिया ने जो पोजीशन ली है वो है 31st। तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड एक ऐसा नेशन जहां पर चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाइना और वियतनाम के आगे, अहेड, मतलब इंडिया उससे आगे है। 5 जो टॉप कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, फिर कनाडा, देन यूएस, देन स्वीडन। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज हो गई इस रिपोर्ट के अंदर के हिसाब से। गंगा उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में कौन से मंथ में? इन विच मंथ इज गंगा उत्सव सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नवंबर के मंथ में, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वो ऑर्गेनाइज करती है गंगा उत्सव को। 2017 से इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, हर साल होता है 4 नवंबर को। ठीक है, एक गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल आप बोल सकते हो, जहाँ पे जो रिवर्स को सेलिब्रेट करना, हमारी जो रिवर्स है, हमारी संस्कृति, हमारे जो इनके बारे में, इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना एंड ensuring river rejuvenation across the river basins in India, ये है पर्पस, ये है ऑब्जेक्टिव गंगा उत्सव 2022 का। एक रिपोर्ट के हिसाब से, UNFAO ज्वाइंट रिपोर्ट है, 8 मिलियन पीपल कौन सी कंट्री के दे आर एट द रिस्क ऑफ हंगर? वो है साउथ सुडान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये बेसिकली इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये जो लोगों का जो प्रोपोर्शन बताया गया है, इट इज द हाईएस्ट लेवल एवर जो कि फेस कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन। इसने 2013 2016 सारे जो लेवल्स हैं उनको सरपास किया है। और बहुत मतलब जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, जब हम बात करते हैं माल नरिशमेंट की, फूड इनसिक्योरिटी की, तो यहाँ पर ये नंबर्स देखो कितने ज़्यादा नंबर्स हैं। तो रिपोर्ट है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द यूएन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऑलमोस्ट 8 मिलियन पीपल जो साउथ सुडान के हैं, और यू कैन से 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा, इट इज़ डीपली इन ट्रबल्ड एंड दे आर एट द रिस्क ऑफ हंगर। इंपॉर्टेंट मैप में भी है थोड़ा सा जानना कि साउथ सुडान कहाँ है। अफ्रीका में चलो तो यहाँ पर है, इधर रेड सी हो गया। थोड़ा मैं और मैप दिखाती हूँ आपको, ये देखो, जैसे इसका थोड़ा सा बिगर पिक्चर हो गई। ये है साउथ सुडान, आसपास देखो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, इथोपिया, सुडान। ठीक है, ये है रेड सी और ये है इंडियन ओशन। मैप में चीज़ों को देखने की आदत डालो, बहुत फायदे में रहोगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा बैंक है जिसने कंडक्ट किया है इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप? विच बैंक हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप? वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर ये जो कैंप था ये ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ? पहले तो ये भी पता होना चाहिए आपको, दल लेक श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। किसने किया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि सेटअप है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कंडक्टेड दिस इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। कोलैबोरेशन में किसके? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को बोला जाता है निवेशक दीदी। ठीक है, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। कॉन्सेप्ट है बाय द विमेन फॉर द विमेन। तो यहाँ पर जो बैंकिंग के टॉपिक्स हैं, मतलब आप कैसे सेविंग्स करते हो, वो रिस्क जो रहता है, और वो फ्रॉड प्रिवेंशन, ऑब्वियसली जब आप सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन करना नहीं होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पे, मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर आप उनको अवेयरनेस लेकर आ रहे हो, उनको लिटरेट कर रहे हो। तो ये काफ़ी ऐसे रेंज ऑफ टॉपिक्स जो हैं इस सेशन में कवर किए गए। ठीक है,
चलते हैं अब रिवीजन कैटेगरी पे। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। यहाँ पर हमारे जो आज के करंट अफेयर्स है वो खत्म होते हैं। अब चलते हैं रिवीजन करते हैं कुछ चीज़ों की। एडुकेशन कैन नॉट वेट फंड, ये एसोसिएटेड है विद विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशंस के साथ। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 सितंबर। कौन सी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है समर्थ? उत्तराखंड ने। कौन सा एजुकेशन सेक्टर, विच एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ऑनलाइन ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम? नेम है ई समाधान, यूजीसी ने। क्या नाम है नेशनल सिंगल विंडो सोर्स ऑफ दिस नेशनल सिंगल विंडो सोर्स, जो कि है फॉर ऑल असेसमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेशनल सिंगल विंडो सोर्स? परख। परख नाम से ही समझ आ रहा है ना, असेसमेंट के लिए हो गया। कौन सी स्टेट है दैट इज सेट टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप? उत्तर प्रदेश। इंडिया ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांसनेशनल एजुकेशन विद विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन से साल में अनाउंस करी थी? 2020, 2020। विच स्टेट लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम, चिराग स्कीम? हरियाणा। कौन सी बॉडी है विच बॉडी मेंटेन्स द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाएगी ये कैटेगरी की। इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सी कंट्री के साथ? ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एग्रीमेंट ऑन दी हेल्थ केयर वर्कफोर्स, यूके के साथ। कौन सी स्टेट है टू इम्प्लीमेंट सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल? उत्तराखंड। कौन सी स्टेट ने रिलीज किया है एक रोड मैप टू इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स? मेघालय। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड $2 million in grant to India for education and workforce development? Salesforce। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी स्टेट रिसीव द अप्रूवल फॉर $300 million वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट? छत्तीसगढ़। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज वन यूनेस्कोज रिकॉग्निशन फॉर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? बताओ। ये होमवर्क ले लो, ऐसा करो, एक ये क्वेश्चन ले लो होमवर्क और ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। विच emerged as the best higher education institution in India in the latest edition of QS World University Ranking? बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो? अगर आप सोच रहे हो IISc बैंगलोर, ये सोच रहा है, किसी ने सोचा है ऐसा? अगर ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, यही आंसर है, IISc बैंगलोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। Which union ministry launched the scheme for residential education for students in high schools in target area scheme? तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इसकी श्रेष्ठ स्कीम। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मॉडल स्कूल्स प्रपोज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री? PM श्री स्कूल्स। ठीक है। आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है और फिर जवाब दो। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ये थीम है ऑफ विच स्पेशल डे जो कि सेलिब्रेट होता है ऑन 8 सितंबर? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और फिर उसके बाद चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम दैट इज अप्रूव्ड रिसेंटली? 2022-27। Which Indian bank has partnered with NSC Academy to promote financial literacy as a necessary life skill? SBI. The Citizen is the Constitution Literacy campaign held in which district?
कॉलम। कौन सी स्टेट हैज रिलीज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ द स्टेट? उड़ीसा। 12 कास्ट कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट, उनको ऐड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द यूनियन कैबिनेट? छत्तीसगढ़। एनडीए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू विच ट्राइब? संथल ट्राइब। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हो गए आपके होमवर्क के लिए और 3 क्वेश्चंस हो गए ये रिवीजन कैटेगरी से 3 और यहाँ से 3। मैं एक्सपेक्ट करूंगी सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन। थैंक यू। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।